जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन के बारे में। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट ही चैप्टर होगा जो न्यू सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत से होकर ही स्टार्ट होता है, जिसका जो टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन पीरियड होता है, रूलिंग पीरियड। और 1526 से लेकर के स्टार्टिंग होता है 1707 तक, वो आपका मुगल पीरियड, ये औरंगजेब तक चलता है। औरंगजेब के बाद भी मुगल पीरियड है, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट के बारे में केवल बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट शासक जो हुए हैं मुगल में वो 1526 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक मानी जाती है। तो मुगल वंश और भी आगे है, बट हम लोग यहाँ तक लेकर चलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में 5 डायनेस्टी हुए हैं जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में शासन किया है, रूलिंग किया है। एक के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 एडी, 1206 से लेकर के 1290 एडी तक। उसके बाद आता है आपका खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। ये आपका 1290 से लेकर के 3020 तक, 1206 से लेकर 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक मानी जाती है। तुगलक वंश जो है, तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से लेकर के 1414 तक। और उसके बाद आपका आता है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर के 1451 तक। लास्ट जो आपका आता है लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ये आपका 1451 से लेकर के 1526 एडी तक। और ये जो आपका 5 डायनेस्टी दिख रहा है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, मतलब नीचे सिपाही दरोगा से लेकर सिपाही कांस्टेबल से लेकर कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, पीसीएस, सब में आपका काम आएगा। जिस भी पोर्शन में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेशन को जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। और ये स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव में गुलाम वंश को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के पहले, तो अरब आक्रमण और तुर्की का आक्रमण इंडिया के ऊपर होता है दोस्तों। अरब का आक्रमण और तुर्क आक्रमण होता है। अगर हम गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो वो कहाँ से आया था, कौन था, तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहले हम लोग को अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में बात करना होगा। तो आज के सेशन में हम लोग अरब आक्रमण को देखेंगे, भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था, और उसके बाद हम लोग तुर्क आक्रमण को देखेंगे। उसके बाद हम लोग गुलाम वंश को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग तुर्क अरब आक्रमण को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। यहाँ पर अगर बात करें तो ये भारत पर अरबों का आक्रमण जो है वो सफल आक्रमण के बारे में बात किया जा रहा है। यानी भारत में जो आक्रमण हुआ था अरबों का, वो पहला सफल आक्रमण कब हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, 632 ईस्वी में। और उसके बाद 636 ईस्वी में एक पद बनाया जाता है जिसका नाम होता है खलीफा। खलीफा पद आपसे पूछा जाएगा कि कब बनाया गया था, तो 636 ईस्वी में, 636 एडी में पद बनाया गया था जिसका नाम था खलीफा। और अगर प्रथम खलीफा के बारे में अगर बात करेंगे तो वो आएंगे उमर खलीफा। उमर खलीफा जो थे वो प्रथम खलीफा थे। और यहाँ पर बात करेंगे 711 ईस्वी के बारे में। तो 711 ईस्वी में यहाँ के जो खलीफा थे वो थे वाजिद अली। अभी 711 ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों।
तो होता क्या है कि 711 ईस्वी के आसपास ईरान में जो शासक होता है, ईरान वाले रीजन में जो शासन कर रहा होता है, उसका नाम होता है मंसूर हजाज। मंसूर हजाज जो है 711 एडी में मंसूर का ईरान का क्या है, शासक है। और दोस्तों श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका के जो रूलर थे, उन्होंने खलीफा के लिए एक गिफ्ट यहाँ से भेजते हैं। खलीफा के लिए श्रीलंका से गिफ्ट भेजा जाता है और उस गिफ्ट को क्या कर लिया जाता है, बीच रास्ते में ही रोक करके लूट लिया जाता है, रॉब कर लिया जाता है, यानी लूट लिया जाता है। तो ये जो देवल वाला जो एरिया है, किस एरिया में लूटा जाता है, तो देवल वाले एरिया में लूट लिया जाता है। और ये दोस्तों देवल की अगर बारे में बात करेंगे तो देवल जो था आपका दाहिर के कंट्रोल में आता था, यानी देवल जो एरिया है वो दाहिर के कंट्रोल में आता था। दाहिर शासन जो चला रहा था उसी के एरिया के अंतर्गत आता था। तो ईरान का जो शासक था मंसूर हजाज, तो मंसूर हजाज जो है ईरान का शासक, वो आपको बोलता है दाहिर के शासन, जो दाहिर जो शासन कर रहा था उसको बोलता है कि ये जो लूटा गया है वो देवल में लूटा गया है और ये एरिया आपके अंतर्गत आता है, तो आप इस पर कार्रवाई करें। कौन लूटा उसके बारे में बात करें, बताइए। तो ये जो है दोस्तों कुछ नहीं करता है, मतलब ये मतलब सुन के हटा देता है। तो उसके बाद ईरान का जो शासक था मंसूर हजाज, इसने एक सेनापति बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में ये देवल पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। और ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मात्र 17 साल का लड़का है, इसीलिए बोला जाता है दाहिर जो था वो 17 साल के लड़के से पराजित हो जाता है, हार जाता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में देवल पर अटैक करने के लिए बोलता है और ये सेना लेकर के आता है और देवल पे जो है वो आक्रमण कर देता है। और देवल पर जो शासन कर रहा होता है दोस्तों, वो दाहिर का जो था वो भतीजा था, दाहिर का भतीजा था। और इसको क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम हरा देता है युद्ध में। फिर भी दाहिर के कान में जूना रेंगती है और वो चुपचाप रहता है। उसके बाद देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के नीरून पर भी कब्जा कर लेता है। नीरून जो है वो दाहिर के पुत्र यहाँ पर शासन कर रहा होता है और यहाँ पर भी इसके पुत्र को पराजित कर देता है। और इसके बाद ये आगे बढ़ता है और इसके बाद रावर पर भी अधिकार कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। फिर भी दाहिर के कुछ मतलब दाहिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंतजार करता है कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ कब आएगा। दोस्तों बता दें कि इतने युद्ध लड़ने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो सेना था, जो घोड़े थे, वो अगर बात करेंगे तो थोड़े मतलब कमज़ोर हो गए थे, थोड़े बोलेंगे कि मतलब कमज़ोर हो गए थे और उनका उतना ताकत नहीं रहा था और मतलब सेना कमज़ोर पड़ गई थी। तो इसने चाणक्य की नीति को दाहिर नहीं अपनाता है, चाणक्य नीति को नहीं अपनाता है कि जब सेना कमज़ोर होता है तो उस पर अटैक करके उसको समाप्त कर लिया जाए, तो वो ऐसा नहीं करता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे दाहिर जो है वो अपने सेना को लेकर के हाथी पर बैठ करके रन के क्षेत्र में आता है। और आने के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम एक तीर चलाता है, बोले तो एक बाण चलाता है और ये जो बाण है दोस्तों वो इसके हाथी को जा करके लग जाता है और हाथी जो है वो तीर लगने के बाद दाहिर को उलट देती है, यानी वहाँ से फेंक देती है और उसके बाद वो गिर जाता है और वो हाथी पागल टाइप का हो जाता है और उसके बाद वो पूरे रन में विचलित हो जाती है। ये देख करके उसका जो सेना था, जो भी जितने भी सेना थे दाहिर के, उनको ये फील होता है, उनको लगता है कि दाहिर जो है अब नहीं रहा, ये मर चुका है। उसके बाद ये रन को छोड़ करके भाग जाते हैं और यहीं पे दाहिर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये दाहिर पर जो कंट्रोल है वो मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक मात्र 17 साल का लड़का दाहिर को परास्त कर देता है 712 ईस्वी में।
और इसी समय बोला जाता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम दाहिर जो है दोस्तों वो अफगान वाले रीजन में था, अफगान वाले रीजन में, इसीलिए बोला जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम अरबों का सफल आक्रमण किया गया था। एशिया के ऊपर बोलेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही या मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर पर कंट्रोल किया जाता है। यानी अगर भारत पर बोलेंगे अरबों का सफल आक्रमण तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया जाता है। दोस्तों ये युद्ध खत्म होने के बाद दाहिर की 2 पुत्रियां थीं और 2 पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम साथ में लेकर के यहाँ पे खलीफा के पास पहुँच जाता है। खलीफा के पास जब मोहम्मद बिन कासिम पहुँचता है, वो सोचता है कि हम खलीफा को गिफ्ट करें दें। तो खलीफा के पास जाने के बाद ये दोनों जो है इनकी बेटियां बहुत चतुर थी, बहुत दिमाग तेज था इनका, और ये जाने के बाद खलीफा के पास बोलते हैं कि ये जो आपका सेनापति है वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और दोस्तों ये बात सुन कर के वो जो खलीफा था वो आग बबूला हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। और मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत दर्दनाक मौत मिलती है मोहम्मद बिन कासिम को। एक बैल के चमड़े को निचोड़ करके उसके अंदर उसकी मुंडी को डाल करके एकदम मतलब क्या बोले अंदर करके इसको मौत मार दिया जाता है, इसकी मौत कर दी जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब मर जाता है, दम घुट के इसको मार देता है। इसके बाद ये दोनों पुत्रियां जो थी दाहिर के, वो बोलते हैं कि हमने तो मजाक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद खलीफा को और गुस्सा आ जाता है, उसके बाद उन दोनों बेटियों को भी वो मरवा देता है। और यहीं पे बोला जाता है अरबों का जो आक्रमण था कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया गया था भारत के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने जो स्टोरी आपको समझाया है माइंड में सेट कर लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा एक बार। अभी तक मैंने आपको बताया कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 636 में एक पद बनाया जाता है जिसका नाम होता है खलीफा। प्रथम खलीफा जो थे उनका नाम है उमर खलीफा, जिनको धार्मिक व्यक्ति और राजनीतिक प्रमुख माना जाता है। धार्मिक व्यक्ति बोले तो इस्लाम का धार्मिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की ओर इन्होंने आगे बढ़ाया था। और 711 ईस्वी में यहाँ के जो खलीफा थे वो वाजिद अली थे। और ईरान, मैंने बताया कि ईरान में जो इस समय शासन चल रहा था वो मंसूर हजाज का, और श्रीलंका के जो रूलर थे वो गिफ्ट कुछ करते हैं खलीफा को, जिसे बीच में ही लूट लिया जाता है। और जहाँ पे लूट लिया जाता है वो स्थान होता है देवल, और देवल वाला जो एरिया था वो दाहिर के कंट्रोल में था। और ये इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण ईरान में जो मंसूर हजाज है वो मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजता है इस पे आक्रमण करने के लिए। और ये मात्र 17 साल का लड़का होता है। ये आक्रमण करके देवल को जीत लेता है, जहाँ पे दाहिर के भतीजा होता है। और इसके बाद निरून को भी जीतता है, जहाँ पे इसका पुत्र शासन करता है। उसके बाद रावर, और उसके बाद खुद दाहिर पे जाकर के आक्रमण कर देता है। इस प्रकार बोलेंगे कि भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसे आप लोग पढ़ते हैं 712 ईस्वी के रूप में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अरब का आक्रमण तो हो गया सफल, और प्रथम बात करेंगे तुर्की का आक्रमण, तुर्क आक्रमण जो हुआ था भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।